हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूट्स। और आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर जो कि है वर्क, एनर्जी एंड पावर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जिसने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए सबसे पहले वो चैप्टर नंबर 1। और कुछ बेसिक्स जो है उसी से हम आगे आएंगे उसके। तो आपको फोर्स के बारे में तो पता होना चाहिए। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो फोर्स के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। फोर्स के बारे में, मोशन के बारे में, तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अभी दूसरा पार्ट भी है। तो पहले पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे कि वर्क, एनर्जी और पावर के क्या क्या बेसिक्स हैं। यहाँ पे हम वर्क की बात करेंगे कि वर्क के क्या क्या बेसिक्स हैं। फिर हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ वर्क की, कि जो वर्क है फिज़िक्स की लैंग्वेज में हम उसे किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, किस तरीके से वर्क एक्सप्रेस किया जाता है, किस पे, फिज़िक्स पे, और किस स्पेशल केसेस क्या हैं, स्पेशल केसेस क्या हैं। फिर फैक्टर्स आ जाते हैं, किन किन फैक्टर्स पे वर्क डन डिपेंड करता है। कंडीशन फॉर वर्क डन, अगर वो ज़ीरो हो तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं वेरियस यूनिट ऑफ वर्क और लास्ट में रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्क, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक CGS यूनिट होती है, एक MKS यूनिट होती है, पहले मैं बता चुका हूँ आपको, ये भी बेसिक में आता है। तो देखते हैं इस चैप्टर में, फोकस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन कह रहा है कि डेली लैंग्वेज में हम वर्क तो ऐसे बोल देते हैं, कोई चाहे फिज़िकल वर्क हो चाहे मेंटल वर्क हो, किसी भी तरीके का काम हो उसे हम वर्क या काम बोल देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं फिज़िक्स की, तब वर्क का क्या मतलब है। तब वर्क का मतलब है, वर्क किससे आता है, फोर्स से। वर्क किससे आता है, फोर्स से। तो आगे हम और चलते हैं, वर्क के बारे में क्या कहा गया है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या करें, हमारे पास कोई चीज़ पड़ी है, फॉर एग्जांपल एक कार है, इसमें देखो ये कार है, हम इसे क्या करते हैं, फोर्स वाइज इसमें क्या लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, और ये डिस्प्लेस हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्प्लेस। अगर ये डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है, तो वर्क इज़ सेड टू बी डन। तो वर्क में हम दो चीज़ें देख रहे हैं, कौन कौन सी। पहली चीज़ है फोर्स और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ध्यान रखना, अगर हमने क्या करा, फोर्स लगाया और बॉडी क्या कर गई, डिस्प्लेस कर गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वर्क कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसने कुछ वो बता रखे हैं, एग्जांपल बता रखे कि वाइल पुशिंग अ कार, ये अच्छा, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये वर्क डन है कि नहीं है वर्क डन। अगर हम किसी दीवार पे धक्का दे रहे हैं, तो अगर हम किसी वॉल को पुश कर रहे हैं तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो वर्क डन के लिए दोनों चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें होगी वो, पहली चीज़ क्या हो गई है, फोर्स, फिर दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब दो चीज़ें जिससे हम वर्क को मेज़र करते हैं वो क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट इट प्रोड्यूस। वर्क डन जो होता है, हम आगे पढ़ेंगे भी, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों, क्योंकि वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। आई होप आपको पता होगा व्हाट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिनको नहीं पता उनको बता दूं मैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर फोर्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो वर्क भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा एज इट इज़। तो वर्क डन जो है ये बहुत आता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी पूछा जाता है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो नॉर्मली वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट ऑफ वर्क हम किस तरीके से करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से करते हैं। इसके आगे हम आते हैं,
इसमें फिर से वही बताया कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी है। बहुत आता है क्वेश्चन की स्केलर क्वांटिटी, वर्क कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा देखो ध्यान रखो, ज़्यादातर क्या होता है, अगर हम फोर्स इस साइड लगा रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को इस साइड लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड होता है। जिस साइड फोर्स उसी साइड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं इस साइड पे और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड पे, इस साइड पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये एंगल क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे अच्छे तरीके से। ध्यान रखो, एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, नॉर्मली क्या पढ़ता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये बड़ी ध्यान करने वाली बात है। और ये थीटा क्या है, फिर से बात, थीटा पे कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज क्यों नहीं होना, क्योंकि थीटा क्या है, एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। यहाँ पे तो देखो सिंपल से दिख रहा है, ये एंगल क्या है, ज़ीरो है। एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, तो एंगल कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो और अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्लोप है, तो आप क्या कर रहे हैं, धक्का क्या लगा रहे हैं, इस साइड लगा रहे हैं। जो धक्का है वो आप किस साइड लगा रहे हैं, इस साइड लगा रहे हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। इसे हम एंगल को क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको देखो न्यूमेरिकली देखेंगे कि किस तरीके से इसने कर रखा है। अब हम मैं तुम्हें इधर बता देता हूँ, इधर वैसे हो रखा है, ये इस तरीके से बता रखा है। मैं इधर से बता देता हूँ आपको, इस तरीके से है। ये फॉर एग्जांपल क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब ये क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई चीज़ यहाँ पे थी, यहाँ से कहाँ चलेगी, यहाँ पे चलेगी, तो डिस्प्लेसमेंट ही हो गया। अब ये क्या है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो आपको पता होगा, अगर मैं इसमें कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाऊँ, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाऊँ, तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपो। बेस यहाँ पे क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी है, ये है ना बेस, मैंने उसे यहाँ पे रख दिया, डिवाइडेड बाय हाइपो। हाइपो क्या है, एस है। तो देखो ए बी की वैल्यू क्या आ गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी की वैल्यू आ गई है क्या, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ इंटू एस। अब देखो जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, जो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, वो क्या हुआ है, देखो ये जो, अगर हम इधर से देखें तो ये जो है, ये जो ए बी की वैल्यू है, तो ए बी की वैल्यू है, वो अगर हम इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। ध्यान रखना, हम ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, इसकी वैल्यू हमने निकाली है किससे, थीटा से निकाली है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये। फिर से देखते हैं हमने किया क्या, हमने ट्रायंगल ले लिया है यहाँ पे। ट्रायंगल के बाद एक ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट से हमने क्या निकाला, ए बी निकाला। हमने क्या निकाला, ए बी की वैल्यू निकाली, और ए बी की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमने ए बी की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी, तो क्या आ गया, एफ एस कॉस थीटा। और थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स जो है और जो डिस्प्लेसमेंट है, उसके जो बीच का जो एंगल है, उसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो इसी से हम आगे इसका सारा का सारा समझेंगे कि जो है कि आगे किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर पॉजिटिव वर्क डन है, फिर अब हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, जब भी एंगल आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ एस कॉस थीटा। अब देखो, अगर जो ये वाला केस होता है, जो पहला केस होता है पॉजिटिव वर्क डन का, जो 90% केस चलता है, वो ज़्यादातर होता क्या, देखो फोर्स अगर इस साइड है तो डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड होगा। तो देखो एंगल कितना हो गया, एंगल कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, एंगल कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो मैं वैल्यू रखता हूँ क्या, एफ एस कॉस ज़ीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो क्या आ गया, एफ एस आ गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ एस हो गया। जो ऊपर आया था ना, वो यहीं से आया था, तो पॉजिटिव वर्क डन हमने यहाँ पे निकाल दिया। अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, ये इसने एक और चीज़ बता रखी है कि अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी गिर रही है, अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी गिर रही है तो भी क्या होता है, तो भी क्या होता है,
पॉजिटिव वर्क डन होता है। अब देखो फोर्स किस साइड है, इस साइड, डिस्प्लेसमेंट किस साइड है, ध्यान रखना इस साइड। जब भी ये कंडीशन होगी तो एंगल कितना हो गया, 0, तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं ज़ीरो वर्क डन। अब ज़ीरो वर्क डन में भी फिर से हमें तो भाई वही चीज़ याद है, क्या याद है हमें, एफ एस कॉस थीटा। अब देखो अगर क्या कई बार ऐसा होता है कि फोर्स क्या है, इस साइड है, या डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, या फोर्स इस साइड लग रहा है इस तरीके से। कहने का मतलब जो एंगल है वो कितना है, थीटा जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो कभी भी इस तरीके से होता है तो देखो एफ एस कॉस कितना हो जाएगा, अब 90 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो नेट कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आता है कि ज़ीरो वर्क डन कब होता है, कब होता है, जब एंगल कितना है, 90 डिग्री है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्क डन ज़ीरो, तो ये कूली के बारे में बता रहा है। जब कूली जो है अगर जो कूली है वो लोड लेके चलता है, अगर यूँ करके लोड लेके चलता है, सर पे लोड लेके चलता है, तो जो इसका फोर्स जो लग रहा है वो किस साइड लग रहा है, इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो फिर से वही कहानी, सर्कुलर पाथ में भी अगर हम जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी घूम रही है, अगर सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इस तरीके से, इस तरीके से अगर कोई बॉडी जो है मूव करने पे लगी हुई है, तो से वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, तो एक फोर्स लगता है। आपको शायद आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, कि जब भी बॉडी जो है मूव करती है, जब भी कोई बॉडी क्या करती है, मूव करती है, सर्कुलरली मूव करती है, तो एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और उसे छोड़ दें तो एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ये देखो अगर इसे छोड़ देंगे तो ये इस तरीके से चले जाएगा, यहाँ पे छोड़ देंगे तो इस तरीके से चले जाएगा, यहाँ पे छोड़ देंगे तो इस तरीके से चले जाएगा, यहाँ पे छोड़ देंगे तो इस तरीके से चले जाएगा। लेकिन जो एंगल बन रहा है, फोर्स किस साइड लग रहा है, देखो ध्यान रखो, फोर्स इस साइड लग रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। फिर से ध्यान करो, फोर्स इस साइड हो गया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो गया, एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। और जैसी कंडीशन आई आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 90 डिग्री अगर एंगल बन गया, अगर 90 डिग्री एंगल बन गया तो वर्क इज़ ज़ीरो, वर्क इज़ ज़ीरो। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर वाला फिर से रिकैप करते हैं। इसमें क्या था कि फोर्स क्या है, इस साइड है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही है, इस साइड हो रही है, एंगल कितना बन गया, 0। तुरंत याद आ जाना चाहिए अब क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है। यहाँ पे ज़ीरो वर्क डन आ गया। इसके बाद हम आते हैं कंडीशन फॉर ज़ीरो वर्क डन। क्या क्या ज़ीरो वर्क डन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो आप देख सकते हैं, आप इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ के बता सकते हो कि भाई ऐसा है, वर्क डन इजिकल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो सिंपल सी बात है, या तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा, तब भी ये 0 हो जाएगा ना, अगर एस डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब भी ये 0 हो जाएगा। और तीसरा, अगर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो गया, तब भी ये वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा शायद इसने नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ तीसरे पे, थीटा इजिकल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो देखो कुछ भी याद नहीं करना इसमें, तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला देख के ये बता रहे हैं, ये और ये तीनों चीज़ें, वेरी इजी। अब हम फोकस करते हैं नेगेटिव वर्क डन में। फिर से हम वही लिख देंगे अपना, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब इस वाले केस पे क्या होता है, अगर आप फोर्स इस साइड लगाओ और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो जाए तो नेगेटिव वर्क डन होता है। अब आप बोलोगे ऐसे तो हो ही नहीं सकता, होता है। किसके केस में, स्प्रिंग के केस में। स्प्रिंग के केस में अगर आप फोर्स इस साइड लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो क्या होगा, एफ एस कॉस 180 डिग्री, यानी ये कितना हो गया, माइनस एफ एस हो गया, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। तो ये तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अगर एक साइड पे, अगर इस तरीके से है तो ज़ीरो वर्क डन, और इस तरीके से है तो नेगेटिव वर्क डन। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे कि पॉजिटिव वर्क डन, ज़ीरो वर्क डन। ज़ीरो वर्क डन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कौन सा वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब कई बार आया था वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ
ग्रेविटी पे अगर कोई बॉडी गिर रही है तब क्या फॉर्मूला लगेगा, तब वर्क डन का फॉर्मूला लगता है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, mgh हो जाता है। बहुत इजी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बॉडी गिर रही है तो अब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, अब क्या डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाता है, हाइट के बराबर हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाता है, हाइट के बराबर हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो बुक में नहीं दे रखा शायद, कि देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। समझेंगे इसे, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। तो हमने क्या करा, फोर्स की जगह हमने क्या रख दिया, m इंटू जी रख दिया। ध्यान करो, वर्क डन जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है और 9th क्लास में भी पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है। अब एस जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो गया, एच के बराबर हो गया। अब कॉस की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कॉस की जगह में बताओ मैं क्या रख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे, एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी एच। तो ये एम जी एच इस तरीके से आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रटना नहीं है, ये समझना है कि ये हुआ किस तरीके से। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये आया कैसे, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम समझ के करेंगे ये, कि ये एक्चुअल में एम जी एच आया कैसे। वर्क डन का फॉर्मूला तो एफ एस भी है, वर्क डन का फॉर्मूला तो एफ एस कॉस थीटा भी है, और वर्क डन का फॉर्मूला एम जी एच भी है। लेकिन जब ग्रेविटी से होगा तो क्या होगा, एम जी एच होगा। और मैंने बता दिया कि ये किस तरीके से और क्यों होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वही कह रहा है, एलिवेटर से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो आपको पता, बिल्कुल ध्यान हो जाना चाहिए कि जो है, अब देखो ये बॉडी है ना, देखो देखो इसे अच्छे से देखो, ये बॉडी है, ये बच्चे इधर गिरी, आप ही बता दोगे मुझे, ये इस तरीके से नीचे गिरी तो क्या होता है, एम जी एच होता है, एम जी एच होता है। लेकिन अगर ये बॉडी ऊपर उछाल रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को ऊपर उछाल रहे हैं, ध्यान रखो, ये तो क्या था, ये था नीचे, नीचे आ रही। अगर बॉडी क्या कर रही है, को हम ऊपर उछाल रहे हैं, ऊपर अगर हम उछाल रहे हैं किसी बॉडी को, तो सिंपल सा मीनिंग ये है, सिंपल सा मीनिंग क्या है, देखो कि हमने फोर्स क्या लगाया, इस साइड लगाया, ध्यान से। अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं तो फोर्स ऊपर लगाया, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट फिर भी कहाँ है, कहाँ है उसका डिस्प्लेसमेंट, फिर भी कहाँ है, नीचे है। तो एंगल कितना हो गया है यहाँ पे, 180 डिग्री। फिर से वही कहानी, एफ एस कॉस थीटा, एफ की जगह एम जी, इसकी जगह एच, कॉस की जगह कॉस 180 डिग्री। तो अब क्या हो गया, माइनस एम जी। रटना नहीं है ये, अगर ऊपर जाएगी तो माइनस एम जी एच, नीचे आएगा तो एम जी एच। ये रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है इसे, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क में। तो यूनिट ऑफ वर्क सिंपल है, इसमें भी रटना नहीं। देखो अगर वर्क का फॉर्मूला पता है ना, वर्क का फॉर्मूला पता है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखो दो यूनिट्स होती है, मैंने पिछली बार ही बताया था, एक होती है क्या, एम के एस, और दूसरी क्या होती है, सी जी एस। तो एस आई में हम क्या लेते हैं, एम के एस यूनिट लेते हैं, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, और एस फॉर सेकंड। सी जी एस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये हम लेते हैं। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो जो वैल्यू होती है किसकी, फोर्स की, वो क्या होती है, न्यूटन होती है। तो मैं क्या रखूँ यहाँ पे 1 जूल, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सबको 1 बना दिया। तो 1 जूल क्या होता है, क्वेश्चन आता है 1 जूल क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज़ की भाई भूल गए। अरे भूलना नहीं है, इसे समझना है। सीधा वर्क डन का हमने क्या लिखा, फॉर्मूला रखा, फिर 1 जूल, वहीं पे सबको 1 बना दिया। तो देखो क्या आ रहा है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यानी अगर हमने फोर्स कितना लगाया, 1 न्यूटन लगाया, और बॉडी कितना मूव कर गई, 1 मीटर कर गई, तो द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। देखो क्या कह रहा है ये, 1 joule of the work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction। in its own direction का मतलब क्या है, in its own direction का मतलब क्या है, फोर्स भी इस साइड और डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर कुछ इसकी यूनिट्स हैं, किलो जूल,
मेगा जूल, गीगा जूल, किलो जूल 10⁻³ या 10⁻⁶ या 10⁻⁹ इस तरीके से होता है। तो ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बड़ी यूनिट्स इसकी क्या है। तो ये बताया यहाँ पे वही सेम चीज़ है, क्या बोलते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होती है, 1 जूल क्या होता है, किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल, किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल, इस तरीके से MKS यूनिट। अब CGS में अगर इसकी यूनिट निकालते हैं, किस में निकालते हैं, CGS में निकालते हैं। फिर से वही बात, क्या बोलते हैं, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, MKS में हम निकाल चुके हैं, CGS में वर्क डन क्या होता है, किसके बराबर होता है, अर्ग के बराबर। तो फिर से 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 अर्ग इज इक्वल टू फोर्स की जगह क्या रखेंगे हम, 1 डाइन। क्यों, क्योंकि CGS में फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। लेंथ देखो यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर। तो देखो फिर से हमने डेफिनेशन बना दी कि अगर फोर्स कितना लगाया, 1 डाइन लगाया, और बॉडी कितना मूव कर गई, 1 सेंटीमीटर मूव कर गई, तो इसका मतलब कितना काम हुआ, 1 अर्ग जितना काम हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है ये। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे करेंगे इसे। ध्यान रखना, जो SI यूनिट है वो क्या है, जूल है, और जो CGS यूनिट है वो क्या है, अर्ग है। तो देखो हम लिख देते हैं पहले 1 जूल, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, सिंपल, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, इससे मैंने ये लिख दिया। अब देखो 1 न्यूटन को मैंने क्या लिखा है, देखो ध्यान रखना, 1 न्यूटन को मैंने क्या लिख दिया है, क्या लिखा है बताओ, 10⁵ डाइन। अब आप बोलोगे ये कैसे आया, ये पिछले चैप्टर से आया है, आपको याद होना चाहिए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। जिन्होंने नहीं देखा पिछला लेक्चर देखिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा सर। अब यहाँ पे CGS में मीटर की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे था MKS, वहाँ पे CGS, तो CGS में सेंटीमीटर रखेंगे, तो 100। तो क्या हो गया, 10⁻⁷ डाइन, और डाइन सेंटीमीटर, तो इसे हम क्या कहेंगे, 10⁵ अर्ग, 10⁵ अर्ग आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10⁵ अर्ग आ गया। तो कई बार पूछा जाता है किस तरीके से बताओ, तो देखो मैं रटना तो कुछ नहीं है, हमें समझना, और हमने समझ लिया है कि ये किस तरीके से आया है, क्योंकि अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये लेक्चर ओवर हो गया है, एक बार जल्दी जल्दी क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। हमने कुछ बेसिक्स पढ़े हैं, सबसे पहले कि वर्क होता क्या है फिज़िकल वर्ल्ड में, और मेंटल वर्ल्ड का तो बात ही नहीं, क्योंकि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो फिज़िकल वर्ल्ड में किस तरीके से होता है। डेफिनेशन क्या है वर्क की, क्या थी कि अगर हम क्या करें, फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए। फिर हमने मेजरमेंट ऑफ वर्क पढ़ा, किस यूनिट में हम इसे मेज़र करते हैं और किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन निकाला, तो देखो वर्क डन इज इक्वल टू FS, वर्क डन इज इक्वल टू FS cos थीटा। ठीक है, इसके फिर 3 केसेस पढ़े थे हमने, कौन कौन से पढ़े थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंडीशन फॉर ज़ीरो वर्क डन मैं नहीं बताऊंगा, आपको याद होनी चाहिए ये कौन कौन सी कंडीशन है, आप इसी से देख के बता सकते हो। वेरियस यूनिट्स, कौन कौन सी यूनिट्स हमने बताई हैं इसकी, एक तो कौन सी थी, जूल, फिर दूसरी कौन सी थी, अर्ग, और भी कुछ यूनिट्स बताई थी मैंने, कौन कौन सी यूनिट्स हैं वो, मेगा जूल, किलो जूल, ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर लास्ट में हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग, इसे भी याद नहीं करना है, इसे भी समझना है। तो आई होप आपको सारा का सारा चैप्टर समझ में आया होगा, आपने अच्छे से फोकस करा होगा, इसे अच्छे से, इस स्लाइड को अच्छे से देखो, इस वीडियो लेक्चर को बार बार रिवाइंड करो, अपने नोट्स बनाओ, और जितना हो सके इस लेक्चर को आप शेयर करो। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर पे तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। दूसरी बात, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, शेयर करो, और कुछ इस पे
आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहाँ पे ये वीडियो आपको थोड़ी सी गलत लगी।